अस्सलाम एवरीवन। अच्छा जी, तो मैं आपको बताती हूँ अबाउट डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें हमने जिक्र कर लिया था सारा का सारा कि उसकी जनरल सारी बातें क्या है। और अब हम आए हैं मेन पैथोजेनेसिस पे। पैथोजेनेसिस मैंने कहा था कि माइक्रो एंजियोपैथी इसमें हो रही होती है। माइक्रो एंजियोपैथी में भी जो पहला काम था वो था माइक्रोवैस्कुलर लीकेज का, ठीक है। यानी कि पेरिसाइट्स जो है वो लॉस हो रहे थे, जिसकी वजह से माइक्रो एनेरिज्म्स बन रहे थे और एडीमा हो रहा था, ठीक है। जो दूसरा काम हो रहा होता है माइक्रो एंजियोपैथी का ही जो पार्ट है, दैट इज माइक्रोवैस्कुलर ऑक्लूजन, ठीक है। पहला काम तो मैंने आपको बता दिया कि पेरिसाइट्स जा रहे हैं। दूसरा ये होता है कि आपके पास मुसलसल प्रेशर ऑफ द कैपिलरीज पढ़ के जो कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एंडोथीलियम से लाइन है ना सारी कैपिलरी, और हर एंडोथीलियम या एपिथीलियम की एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो जो कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो थिकनिंग हो जाएगी। पहली बेचारी कैपिलरी का जो ल्यूमेन है वो कितना तंग होता है। अगर कैपिलरी का ल्यूमेन मजीद थिक, मतलब उसकी वॉल्स मजीद थिक हो जाएंगी, तो उसके बाद उसमें जगह बहुत थोड़ी रह जाती है। तो थिकनिंग होगी, और सिर्फ ये नहीं करता थिक, बल्कि थिकनिंग के साथ साथ उसकी जो जाहिर सी बात है कि एक एरिया में थिकनिंग होगी तो उस जगह पर डैमेज भी होगा उसके एंडोथीलियम में, उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन में। तो क्योंकि यहाँ पर डैमेज हो रहा होता है जहाँ पर बॉडी में डैमेज होता है किसी मेम्ब्रेन का, एंडोथीलियम का, तो वहाँ पर बॉडी की इम्यूनिटी या बॉडी का जो रिस्पॉन्स वो फौरी तौर पर एक्टिवेट होकर वहाँ पर क्लॉट बनाने की या उसको हील करने की कोशिश करता है। जब वहाँ पर एक हीलिंग प्रोसेस शुरू होती है तो उस जगह पर आपको समझे कि एक डैमेज हुआ था तो उस जगह पर वो एक क्लॉट बना देता है। और अगर कभी भी ये क्लॉट टूट जाए यहाँ से, तो फिर वो डिसलॉज करके एम्बुलस बन के पूरी बॉडी में थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म कर सकता है। और वो कहीं भी जाके अगर फंस जाएगा, कैपिलरी में ही फंस गया, तो उस जगह की ब्लड सप्लाई बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, उस जगह का इस्कीमिया हो जाता है। और अगर ऐसा ब्रेन या हार्ट में हो जाए तो इट लीड्स टू सडन डेथ, ठीक है जी, या सडन स्ट्रोक हो जाता है। अच्छा, तो हमारे पास बेसिकली जो प्रॉब्लम चल रहा है वो यही है कि हमारे थिकनिंग ऑफ द कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन हुई। थिकनिंग के बाद यहाँ पर जाहिर जगह जगह थिकनिंग के साथ साथ डैमेज ऑफ योर मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। जब डैमेज शुरू होता है तो मैंने वही आपको बताया कि पूरा प्रोसेस जो इन्फ्लेमेशन का है कि जिसमें आपके प्लेटलेट्स ज़्यादा एडहेर आके इधर इस जगह पर प्लेटलेट्स एडहेर होने लग जाते हैं। आपके ब्लड सेल्स जो पहली बात, प्लेटलेट्स तो एडहेर होंगे ताकि उस जगह को किसी तरह से कवर अप करें, उस जगह पर क्लॉट बनाएं। और एक जगह पर अगर ऐसा कुछ सब कुछ इकट्ठा हो जाता है तो नॉर्मल हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली अगर एक वेसल है तो उसमें ब्लड फ्लो का रूल ये है कि जितने भी सेल्स होते हैं वो दरमियान दरमियान में ट्रेवल करते हैं, स्पेशली जो फास्ट मूविंग एरियाज होते हैं, और साइड साइड पे जो है वो स्लो मूविंग सब्सटेंसेस या फिर वो चीज़ें ट्रेवल करती हैं जो कि आपकी लाइट वेटेड है। ब्लड सारा जो फ्लूइड है, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे पास सेल्स वॉल के एडहेयर करें, ये नॉर्मल फ्लो का रूल है। तो अब हमारे पास जब डैमेज होता है ना किसी भी जगह पे, तो उस जगह पर ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होती है। सपोज यहाँ डैमेज था वॉल में, ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होती है, सेल्स आकर ना यहाँ पर स्टिक करने लग जाते हैं। तो प्लेटलेट्स तो स्टिक करेंगे, आरबीसीज की स्टिकीनेस स्टार्ट हो जाती है, एंड इट लीड्स टू अ क्लॉट फॉर्मेशन, एंड इट लीड्स टू डिक्रीज इन द ल्यूमेन ऑफ द कैपिलरी विच लीड्स टू इस्कीमिया ऑफ द रेलेवेंट एरिया सिंपली, ठीक है। तो आपके पास जो दूसरा काम था माइक्रोवैस्कुलर ऑक्लूजन का, ऑक्लूजन ने कर दिया है इस्कीमिया। अच्छा जी, अब आपको पता है कि जब भी किसी एरिया का इस्कीमिया होगा तो सबसे पहले तो एक काम तो ये होगा कि हमारे पास, अभी मैं आगे इस बात को फिर से डिटेल में बताऊंगी, कि सपोज करते हैं हमारी नर्व्स थी वहाँ पर सारे, रेटिना में जितनी भी गेंगलियन सेल फाइबर्स थे वो भी नर्व्स थी, और हमारी ऑप्टिक नर्व भी नर्व है, उसका भी सारे रेटिनल वेसल्स उसे भी सप्लाई करिए। नर्व्स को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। अब नर्व की जो ब्लड सप्लाई है वो रुक गई है क्योंकि हमारे पास माइक्रोवैस्कुलर ऑक्लूजन हो गई है, ब्लड सप्लाई एक वेसल से बंद हो गई है। जब रुक गई है हमारी नर्व की ब्लड सप्लाई, तो नर्व में नॉर्मली पूरे के फाइबर में क्या ट्रेवल कर रहा होता है, नर्व के एक्सोप्लाज्म, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है हमारी नर्व का, दैट इज एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म ट्रेवल कर रहा होता है और उसको भी मुसलसल नरिशमेंट चाहिए ब्लड से। ब्लड आना रुका, एक्सोप्लाज्म की फ्लो वहीं पर रुक जाती है। एक्सोप्लाज्म की जब फ्लो रुक जाती है ना, तो वहाँ पर डिपॉजिट्स ऑफ द एक्सोप्लाज्म बनने लग जाते हैं, नर्व फाइबर्स जो है वो खराब होने लग जाते हैं। उन डिपॉजिट्स को हम कॉटन वूल स्पॉट्स कहते हैं। अभी इसके बारे में मैं दोबारा से डिटेल में बताऊंगी, अभी इतना ही याद रखना, ठीक है, आगे फिर से इसका जिक्र होगा। अच्छा जी, एक तो ये बात आती है। उसके बाद हमारे पास जब एक एरिया में ब्लड सप्लाई रुक गई थी, हमारी बॉडी क्या करेगी, फौरी तौर पर कोशिश करेगी कि दिस एरिया इज़ वेरी सेंसिटिव, इससे पहले कि ज़्यादा डैमेज ना हो हम यहाँ पर कोई नया तरीका करते हैं। नया तरीका क्या होता है, वैस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है। ये ग्रोथ फैक्टर जो वेसल, यहाँ सपोज इस जगह पर ऑक्लूजन थी तो ये वाली वेसल का पोर्शन तो ठीक है, तो यहाँ पर वो आके एक्ट करेगा और यहाँ से एक नई वेसल प्रोलिफरेट करके बनेगी, इधर से भी एक नई बनेगी जो कि इस एरिया को सप्लाई करेगी। तो न्यू वेस्कुलराइजेशन शुरू हो जाती है, और न्यू वेस्कुलराइजेशन में जब इंक्रीज अगर वेस्कुलरिटी हो जाए उस एरिया की, तो उसकी वजह से भी आपका जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन है, एक तो वो आपके नर्व फाइबर को डैमेज कर रही है, दूसरा वो न्यू वेस्कुलराइजेशन करा रही है, ठीक है। अब ये सारी बातें दोबारा से रिपीट होंगी, इसलिए कोई मसले की बात नहीं है।
जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं पेशेंट के डायबिटिक रेटिनोपैथी के, जो उसके सिम्टम्स है पेशेंट के, उसे तो सब कुछ नहीं पता ना कि उसके साथ अंदर आंख में क्या कुछ हो रहा है। उसको तो जो मसला नजर आएगा वो यही आएगा कि नज़र सही नहीं आता, ठीक है। तो उसको या तो अपनी आंख के आगे गिर्द कुछ स्पॉट्स नजर आने लग जाते हैं, मतलब अपनी विजन में, या तो स्पॉट्स के साथ वो प्रेजेंट करेगा, या फिर वो आहिस्ता आहिस्ता विजुअल लॉस के साथ प्रेजेंट करेगा, जो आपको नॉर्मल जब आप चेक करेंगे तो आपको कॉर्निया का डिफेक्ट नहीं मिलेगा, आपको किसी और चीज़ का आगे से डिफेक्ट नहीं मिलेगा, लेंस का नॉर्मल होगा। तो तब आप फंडोस्कोपी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मसला तो रेटिना में है, ठीक है। एक तो वो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि वो सडन विजुअल लॉस या सडन ब्लाइंडनेस के साथ प्रेजेंट करे, और ये तब होता है जब एकदम से जितना हेमरेज है ना आपका वो सारा का सारा विट्रस ह्यूमर में हो जाए। आपको पता है कि ये आपका हेजिया एरिया, ये वाला जो एरिया है सारा बिहाइंड योर लेंस, अगर ये लेंस है तो ये सारा विट्रस ह्यूमर है, ठीक है। अगर ये विट्रस ह्यूमर क्लियर फ्लूइड है, जाहिर है अगर हेमरेज इसमें हो जाता है, अगर इसमें ब्लड की कलेक्शन सारी की सारी एकदम से हो जाती है, तो जाहिर है लाइट रेज तो पीछे रेटिना तक पास कर ही नहीं सकती ना, तो इट विल प्रेजेंट, द पेशेंट विल प्रेजेंट एज सडन ब्लाइंडनेस या सडन लॉस ऑफ विजन, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये तो पेशेंट के सिम्टम्स हो गए। साइंस को कि हमें क्या क्या नज़र आता है, उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो एक कन्वेंशनल तरीका है जिससे हमने उनको क्लासीफाई किया है 6 स्टेप्स में कि ये चीज़ें हैं नज़र आ सकती हैं। और वो जो 6 स्टेप्स हैं, जो 6 चीज़ें हमें नज़र आ सकती हैं, उसमें हमारे पास जो पहली चीज़ है दैट इज़ बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। अब ये 5 या 6 स्टेजेस हमने बनाई हैं बेसिकली, जो हर स्टेज में हमें डिफरेंट तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। ज़रूरी मतलब सबसे पहले जो पहली स्टेज की जिसकी हम बात करने लगी वो सबसे हमारी इनिशियल स्टेज है, जिसमें आपको कुछ बातें नज़र आएंगी। उसके बाद अगर प्रोग्रेस करता जाएगा तो मजीद 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 इंक्रीज नज़र आएगा सब कुछ, ठीक है। और ये सब कुछ हम देख फंडोस्कोपी पे या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी के जो दोनों तरीके हैं उन्हीं पे देख रहे होते हैं, ठीक है। बहुत कम कुछ होता है जो स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन पे देखें। नाउ स्टार्टिंग अप विद दिस कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन, सबसे पहला जो काम हो रहा होता है दैट इज बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब ये क्या सीन है, सबसे पहली स्टेज कि डायबिटीज़ का पेशेंट है, डायबिटीज़ थोड़ी बहुत अनकंट्रोल्ड रह रही है मुसलसल, और कुछ अरसा गुजर चुका है इस बात को, कुछ अरसे से मुराद सालों हैं, तो सालों गुजर जाएं जब, तो आहिस्ता आहिस्ता रेटिना में चेंजेस आ रहे हैं जिसके बारे में पेशेंट खुद भी शायद उतना अवेयर नहीं है। और इस तरह की जो चीज़ है जिसमें हमें ये 4 मेन चेंजेस नजर आएंगे, जो इनिशियल स्टेज है, मोस्ट इनिशियल स्टेज, उसको हम कहते हैं बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ नजर आएगी, मैं आपको साथ साथ डायग्राम से दिखा दूंगी ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहली जो चीज़ नजर आती है दैट इज माइक्रो एनेरिज्म्स, ठीक है। अब माइक्रो एनेरिज्म में, अच्छा जी, तो माइक्रो एनेरिज्म्स मैंने जो आपको जिस तरह भी बताए हैं सेम वही चीज़ है कि उसमें हमारे पास ये जो हमारी वेसल्स हैं उसमें छोटी छोटी आउट पाउचिंग्स डेवलप हो रही होती है बिकॉज ऑफ माइक्रोवैस्कुलर लीकेज, पेरिसाइट्स का लॉस हुआ और हमारी जो वेसल्स हैं उसकी वॉल में आउट पाउचिंग से डेवलप हो जाती हैं। छोटी वेसल्स हैं, सारी की सारी कैपिलरीज हैं, उनमें आउट पाउचिंग्स होंगी तो उसको माइक्रो एनेरिज्म्स कहेंगे, ठीक है। अब जो माइक्रो एनेरिज्म जब आप फंडोस्कोपी करते हैं तो क्योंकि ये वेसल में ही है और वेसल में ही कलेक्शन ऑफ मजीद ब्लड और फ्लूइड है ना, तो आपको फंडोस्कोपी पे ये स्मॉल स्मॉल ना ऐसे रेड रेड कलर के ऐसे डॉट्स की फॉर्म में ही प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो माइक्रो एनेरिज्म्स हैं। तो ये ज़्यादातर आपका जो है अपना फंडोस्कोपी पे आपको आराम से नज़र आ जाता है। तो दिस इज़ द मोस्ट इनिशियल चेंज, सबसे पहले लाइक अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि ब्लड बाहर गया या कुछ और हुआ, सबसे पहले माइक्रो एनेरिज्म डेवलप होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या हुआ था, हमने कहा था कि अगर ऐसा हो कि अब मजीद पेरिसाइट का लॉस हो रहा है, मजीद जो है वो ब्लड अंदर नहीं एक्यूमुलेट या रह पा रहा, तो वो बाहर निकलना शुरू कर जाएगा। बाहर निकलना शुरू कर जाएगा तो यहाँ पर सारा का सारा कलेक्शन हो जाएगी और कलेक्शन इंक्रीज होती जाएगी विच विल प्रेजेंट एज रेटिनल एडीमा। रेटिनल एडीमा आपको डायरेक्टली ऑफ्थैल्मोस्कोपी ऐसे करने से तो समझ नहीं आता होता, उसके लिए फिर आपको आई गेस इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी या फिर कोई और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीका देखना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस तरह फंडोस्कोपी पे आप एकदम से एडीमा अप्रिशिएट नहीं कर सकते, लेकिन इट इज़ ऑल्सो अ कॉज। और इसकी वजह से जो आपको, हाँ, फंडोस्कोपी पे एक जो चेंज आपको मेनली नज़र आ सकती है कि आपको पूरे फंडस में जब आप देख रहे होते हैं तो एक पोर्शन नज़र आता है मैक्यूला का, वो मैक्यूला का जो पोर्शन है ना वैसे वो आपको बिल्कुल ब्राइट स्पॉट की तरह का नज़र आता है, लेकिन वो जब आपका एडिमा हुआ होगा ना तो उसका भी सिस्ट लाइक अपीयरेंस होगा। सिस्ट क्या होता है, कहीं भी कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाए, तो रेटिनल एडिमा में क्या हो रहा है, फ्लूइड की कलेक्शन हो रही है, फ्लूइड इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर सिस्टिक या सिस्ट्रॉइड्स की अपीयरेंस आ गई। मैं भी इसी के ये चारों करा लूँ फिर मैं आपको तस्वीर में दिखाती हूँ। अच्छा, जो अगली चीज़ है दैट इज एक्सुडेट्स। याद रखना हमारे पास ना 2 तरह के एक्सुडेट्स होते हैं जो इस लेवल पे फॉर्म होते हैं, दे आर कॉल्ड एज हार्ड एक्सुडेट्स। इस लेवल पे क्या हो रहा है, इनिशियल लेवल पे जो हो रहा है मसला वो कैपिलरीज का डैमेज हो रहा है। कैपिलरीज के डैमेज होने की वजह से जो हमारे पास मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरीज में फैट प्रेजेंट है, जाहिर है अभी मैंने बताया था सारी की सारी मेम्ब्रेन है, एंडोथीलियम में हर सेल इज लाइंड बाय फैट, फैट से तो सब कुछ लाइंड है। तो जो फैट प्रेजेंट होता है कैपिलरीज में डैमेज की वजह से वो फैट लीक आउट होकर या फैट टूट के डिपॉजिट्स बनाने लग जाता है। तो वो जो लाइपोप्रोटीन या हाली लिपिड होता है जो कैपिलरीज की मेम्ब्रेन से टूट के ऐसे करके डिपॉजिट्स बना के रेटिना में अपीयर होने लग जाता है, दैट इज बेसिकली
कॉल्ड एज एक्सुडेट, ठीक है। आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर आपकी जो थी वो वाली लेयर जहाँ पर आपके रॉड्स एंड कोन्स की जितनी भी वो फाइबर्स थे वो सारे के सारे ऊपर वाले जो फाइबर्स थे हमारे एमाक्राइन सेल्स और हॉरिजॉन्टल सेल्स उनके साथ जाके मिल रहे थे, दैट वाज आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। उस लेयर में क्योंकि फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, नर्व फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर हमें ये प्रोमिनेंटली नजर आते हैं एक्सुडेट्स। शुरू में जब नजर आएंगे, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, तो उसमें हो सकता है कि आपको छोटे छोटे ऐसे करके स्पॉट्स की फॉर्म में नजर आए, स्पेक्स हों खाली, ठीक है, लाइट येलो से करके। आहिस्ता आहिस्ता ये सिरसिनेट पैटर्न यानी ऐसे गोल गोल से रिंग्स की तरह का पैटर्न अपना लेते हैं, यूँ ऐसे रिंग्स फॉर्म में पेड़ होने लग जाते हैं, ठीक है। और फिर जब ये और बड़े हो जाते हैं, बड़े क्या होंगे, मजीद फैट निकल निकल के डिपॉजिट बनाएगा। और फैट कहाँ से निकल रहे, कैपिलरीज की वॉल से। तो ये ऐसे पूरे के पूरे कलेक्शन ऑफ येलो कलर के जो है वो बड़े बड़े आप कहें एक्सुडेट बना लेंगे। उस वक्त हम उन्हें कहते हैं कि दीज आर नो हार्ड एक्सुडेट्स, ठीक है। तो ये भी आपका एक चेंज है जो इनिशियल स्टेजेस पे आता है। और आखिर में जो हमने भी पढ़ा था, जिस तरह माइक्रोवास्कुलर लीकेज जब पढ़ा था हमने कि रेटिनल हेमरेज डेवलप होगा, ठीक है। रेटिनल हेमरेजेस किस तरह आएंगे, अब आपको पता है कि हेमरेज जब भी आते हैं तो ब्लड लीक आउट हो चुका होता है। माइक्रो एनेरिज्म जो है ना वो लाइट रेड कलर के स्पॉट्स हमें नजर आ रहे थे, माइक्रो एनेरिज्म भी रेड था, हेमरेज जो है वो डार्क रेड कलर का, क्योंकि अब हेमरेज में ब्लड बाहर आ जाता है ना तो ब्लड क्लॉटेड फॉर्म में हमें नजर आएगा। तो उसमें फिर हमारे पास सुपरफिशियल और जो दूसरा होता है वो इंट्रा रेटिनल हेमरेज होता है। सुपरफिशियल हेमरेज तो इतना मसला मतलब वो इतना मुश्किल नहीं होता। जो इंट्रा रेटिनल हेमरेज है ना, मैं आपको तस्वीरें बाकी की भी दिखाती हूँ और उसकी भी दिखाती हूँ ताकि आपको इसको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके गाइस, अब इस पिक्चर में आप देखिएगा तो आपको कितना क्लियर इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये आपका हार्ड एक्सुडेट है बना हुआ, जो कि येलो कलर के छोटे छोटे से पैचेस हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं कलेक्शन। और दिस इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द फैट कलेक्शन। अच्छा, डॉट ब्लॉट और डार्क ब्लॉट दो तरह के हेमरेजेस होते हैं, ठीक है, जो रेटिना में आपको नज़र आते हैं। या तो वो डॉट ब्लॉट होंगे या डार्क ब्लॉट होंगे। अब जो डॉट ब्लॉट होते हैं ना वो होते हैं बिकॉज जब आपका वीनस एंड ऑफ कैपिलरीज यानी कि आपके जो कैपिलरीज का एक आर्टीरियल एंड होता है जिसकी तरफ आर्टीरियोल्स होती हैं, दूसरा वेन्यूल्स की तरफ वाला एंड होता है। तो जो वीनस एंड ऑफ कैपिलरीज है वहाँ पर आपको होता है कि ब्लड आहिस्ता आहिस्ता मजीद स्लो स्पीड में होता जाता है। अगर वहाँ से निकल के जाएगा आगे और वहाँ से अगर आपकी जो हेमरेज होगा उस साइड का, तो वो जो अपेयर होगा वो डार्क कलर का छोटा स्पॉट होगा, दैट इज नोन एज डॉट ब्लॉट हेमरेज, एक डॉट की तरह का। ये आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये इस तरह का होगा। ये आपकी जो शफी मोहम्मद जतोई वाली बुक है उसकी डायग्राम्स है, तो ये आपका इस तरह नज़र आता है, ठीक है। अब इस तस्वीर में आप देखिएगा तो जो हमारे काम की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, सबसे पहले तो आप देखें ये वाले जो छोटे छोटे एक्सुडेट्स हैं, येलो वाले हार्ड एक्सुडेट्स, ठीक है। ये वाले इतने बड़े वाले को हार्ड नहीं करना, ये सॉफ्ट होता है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी दोनों में डिफरेंस कैसे करते हैं, ठीक है। ये हार्ड एक्सुडेट्स आगे हैं। और अब यहाँ पर आप देखिए बड़ा हेमरेज का एरिया नज़र आ रहा है, सी ये वाला, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग एरिया ऑफ हेमरेज, दिस इज़ नॉन एज योर डार्क ब्लॉट हेमरेज। डार्क ब्लॉट हेमरेज होता है जो बड़ा एरिया हो रेटिना का, जहाँ से बड़ा ज़्यादा हेमरेज हुआ हो जिस एरिया से, कैपिलरीज के स्पेशली आर्टीरियल एंड से, क्योंकि आर्टीरियल एंड में प्रेशर ऑफ ब्लड ज़्यादा होता है और उसकी बाद वो ब्लड फॉरन